ऑस्ट्रेलिया में समंदर किनारे मिली विशाल गुंबदनुमा चीज आखिर क्या है? इस सवाल का जवाब अभी भी तलाशा जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया में एक बीच है जिसका नाम है ग्रीन हेड बीच, और इस बीच पर ये जो मलबा देख रहे हो आप, ये अचानक से दिखा लोगों। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। जय हिंद प्यारे दोस्तों। कुछ दिन पहले ही मैंने चंद्रयान 3 पे कंप्लीट स्टोरी बेस्ड वीडियो बनाई थी, जिसमें आप लोगों को अच्छे से जानने को मिला होगा कि आखिर चंद्रयान 3 सही में चंद्रमा में पहुंचेगा या नहीं, क्योंकि उसमें मैंने सारी चीज़ें बताई थी कि किस तरह से चंद्रयान 3 को अपनी ऑर्बिट से शिफ्ट करना है, किस तरह वो अर्थ की ऑर्बिट के 5 राउंड लगाएगा, उसके बाद वो जंप करेगा लूनर ऑर्बिट में। अब जो ये मलबा देखा गया कि सही में वो चंद्रयान 3 का मलबा है, ये सही में काफ़ी चौंकाने वाली बात है। तो इसका उत्तर आपको एंड में मिल जाएगा। फिलहाल हम देखते हैं कि आखिर लूनर ऑर्बिट में पहुंचने से पहले चंद्रयान 3 को कौन कौन सी प्रॉब्लम को फेस करना है और कौन कौन से चैलेंजेस उसके सामने हैं। आइए चलिए देखते हैं। स्पेसक्राफ्ट को सही ट्रैक पर लाने के लिए साइंटिस्ट के पास केवल 15 से 20 मिनट का समय ही होता है। इससे 1 सेकंड की भी अगर देरी होती है तो सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय होने से कोई भी नहीं बचा सकता। ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने पहले भी बताया है कि कम दूरी में बहुत ही लार्ज स्पीड को ऑब्जेक्ट के द्वारा कंट्रोल कर पाना काफ़ी मुश्किल होता है, और ख़ासकर कि तब जब डिस्टेंस काफ़ी कम हो। कम दूरी में लार्ज स्पीड के ऑब्जेक्ट को कंट्रोल कर पाना काफ़ी मुश्किल ही नहीं इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि यहाँ पे दूरी भी कम है और टाइम बहुत कम है, और स्पीड जो है 20,000 किलोमीटर पर सेकंड, विच इज़ वेरी वेरी लार्ज स्पीड। तो ऐसे में टास्क काफ़ी इम्पॉसिबल हो जाता है। अगर स्पेसक्राफ्ट को किसी तरह से क्रैश होने से बचा भी लिया जाए तो भी लैंडिंग के समय काफ़ी सारी दिक्कतें आने वाली हैं। पहली, मून में एटमॉस्फेयर नहीं होने की वजह से पैराशूट का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है लैंडर की स्पीड को कट डाउन करने के लिए। अब आप पूछेंगे कि वही वहाँ पे एटमॉस्फेयर क्यों नहीं है? ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि मून में ग्रेविटी अर्थ के कंपेरेबल 1/6 है, यानी ग्रेविटी काफ़ी कम है। किसी भी चीज़ को पकड़ के रखने के लिए ग्रेविटी का बहुत बड़ा योगदान होता है, जो कि काफ़ी कम है। आप अगर हल्की भी जंप लेते हैं तो आप काफ़ी ज़्यादा हाइट पे जा सकते हैं, क्योंकि कम गुरुत्वाकर्षण बल के कारण हाइट आसानी से गेन की जा सकती है। इसलिए एटमॉस्फेयर काफ़ी दूर है, लगभग ना के बराबर है, क्योंकि एटमॉस्फेयर को पकड़ने के लिए भी ग्रेविटी का बहुत बड़ा रोल होता है। जबकि मार्स में एटमॉस्फेयर होने की वजह से वहाँ पर पैराशूट के साथ साथ थ्रस्टर्स का इस्तेमाल बड़ी आसानी से किया जा सकता है। जब कोई लैंड रोवर मून पर लैंड करता है तो हैवी थ्रस्टर्स की वजह से जो वहाँ की मिट्टी होती है वो उड़ेगी, और उससे सेंसर्स का ख़राब होना बढ़ जाता है और मिशन फेल हो सकता है। अब बढ़ते हैं दूसरे सबसे बड़ी मुसीबत में, जो है बहुत ज़्यादा तापमान में अंतर। जी हाँ दोस्तों, जो मून की सरफेस सूरज के जितने नज़दीक रहती है उसका तापमान 120 से लेकर 130 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि जो दूर रहती है उसका -280 डिग्री सेल्सियस। साउथ पोल जहाँ पर चंद्रयान 3 को लैंड रोवर को उतरना है, वो आपका जंक्शन पॉइंट है इन दो तापमान का, यानी कि थर्मल जंक्शन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट जहां पर कम तापमान और अधिक तापमान के बीच का तापमान पाया जाए। अगर लैंड रोवर की लैंडिंग अचानक से हो जाती है तो बहुत ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं थर्मल शॉक वेव्स के। अब थर्मल शॉक वेव्स क्या होती हैं? थर्मल शॉक वेव्स एक तरह की थर्मल करंट का शॉर्ट सर्किट होता है, तो इसको हम बाद में कभी समझेंगे। तो फिलहाल आप इतना जान लीजिए कि ज़्यादातर लैंड रोवर्स ज़्यादातर कंट्रीज़ के इसलिए डिस्ट्रॉय हो जाते हैं क्योंकि इन्हीं थर्मल शॉक वेव्स की वजह से जो अचानक लैंडिंग, जब लैंड रोवर्स अचानक से लैंड करते हैं, इसकी वजह से थर्मल शॉक वेव जनरेट होती है, और यही थर्मल शॉक वेव्स उन लैंड रोवर्स को डिस्ट्रॉय कर देती है। इसलिए ज़्यादातर मून मिशन फेल हो जाता है। चलिए एक और उदाहरण से समझते हैं। अगर सुपर हॉट वाटर को किसी ग्लास यानी कि सुपर कूल लिक्विड में डाला जाता है तो वो तुरंत बर्स्ट हो जाता है। इसी तरह चंद्रयान 3 भी जरा सी गलती के कारण फेल हो सकता है, जिस तरह चंद्रयान 2 मिशन फेल हुआ। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं दोस्तों इस बार, क्योंकि इसरो के साइंटिस्ट अच्छे से पहले से ही तैयार हैं। उन्होंने पहले से ही एक ऐसा स्पॉट ढूंढ निकाला है जहां पर लैंडिंग को आसान किया जा
सकता और इन सारी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन धरती से ही पूरे मिशन को कंट्रोल कर पाना काफ़ी मुश्किल टास्क है। ऐसा इसलिए दोस्तों, एक तो मून में कदम रखते ही तापमान बड़ी तेज़ी से बदलने लगता है, जिसका रीज़न मैं बता चुका हूँ। मून का एक हिस्सा सूर्य के जो पास है वो काफ़ी गर्म रहता है और जो हिस्सा काफ़ी दूर है और वो काफ़ी ठंडा रहता है, क्योंकि मून को अपने एक रोटेशन को पूरा करने में 28 दिन लगते हैं। ज़्यादातर मून मिशन इसलिए भी फेल हो गए हैं क्योंकि वहाँ पर सॉफ्ट लैंडिंग कराना काफ़ी मुश्किल टास्क रहता है और हैवी टेम्परेचर डिफरेंस के कारण थर्मल शॉक जनरेट होती हैं, जिसके कारण लैंडर डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो देखा दोस्तों आप लोगों ने कि किस तरह से चंद्रयान 3 आगे जा रहा है, तो उस दौरान कहाँ पे संभावना है चंद्रयान 3 के पहले होने की। ठीक है, तो और जो आपको यहाँ पे न्यूज़ में जो दिखाई दे रही है कि जो आपका एक शटल है, शटल का पीस है, तो जब ये पानी में काफ़ी टाइम हो जाता है उसके बाद ही इस तरह की जो एल्गी होती है वो लगती है। तो चंद्रयान 3 को गए हुए अभी 10 दिन के अराउंड हुए हैं और इतने कम दिनों में इस तरह की ग्रीन एल्गी लगना काफ़ी इम्पॉसिबल है। अब आप कहेंगे कि ये प्रॉपर्टीज़ कैसे आपका चेंज होती हैं पानी के अंदर, इस पर मैं जल्दी ही वीडियो लाने वाला हूँ कि पानी के अंदर जाते ही आखिर क्या क्या बदलाव आता है और किस तरह से प्रेशर में चेंजेस आता है और किस तरह से आपका तापमान में और क्या क्या जीव पाए जाते हैं, इस पर जल्दी वीडियो। तो प्यारे दोस्तों जुड़े रहिए विकास क्लासेस लाइव 2.0 से, जहाँ पर मिलती है आपको बेस्ट साइंटिफिक नॉलेज और उसके साथ साथ जीएस का पोर्शन। जल्दी मैं आपकी फिजिक्स और मैथ्स में भी लेक्चर लाने वाला हूँ, तो जुड़े रहिए विकास क्लासेस लाइव से। तब तक के लिए जहाँ भी रहिए सीखते रहिए और चमकते रहिए। विश यू गुड लक।